नमस्कार, उत्तर प्रदेश स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीएम मोदी का 2 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरा हुआ। इस मौके पर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी सोमनाथ धाम पहुंचे, जहां से उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ शिवलिंग के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को लेकर भी खास चर्चा की। आगे उन्होंने क्या मात्र 50 मीटर की दूरी पे मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी यहाँ मौजूद हूँ। ये मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। 1000 साल हुए हैं विध्वंस के सोमनाथ मंदिर के, जिसका स्वाभिमान पर्व सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 3 दिनों से मनाया। 2 दिन के लिए वो यहाँ मौजूद थे। इस समुद्र के गहरे पानी की तरह आप समझ सकते हैं, हिंदुत्व और धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे नेता, उन्हें कोई इस देश का एक धार्मिक प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा, क्योंकि विकसित भारत 2047 की जब बात होती है तो विकास सर्वोपरि है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन जो शिवलिंग आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि कृपया एक बार शिवलिंग को दिखाएं। ये शिवलिंग जिस प्रकार से ये समुद्र उसे डुबा नहीं सकता, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से न कि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के न हो पाने के और नींव मजबूत होने के जो 1000 वर्ष के बाद हम ये कार्यक्रम आयोजित में जो हम मौजूद हैं, इसी प्रकार से आने वाला भविष्य भारत का भी, जिसमें पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनेगी। हम धर्म की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन ईश्वर को हम नहीं भूल सकते। और आज यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में पिछले 2 दिनों के अंदर उन्होंने हमें बताने, समझाने, पूरे देश को ये कहने की कोशिश की है कि बिना धर्म के हम अधूरे हैं। और जिस प्रकार से देवों का देव, महादेव, हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर मैं जिस प्रकार से खड़ा हूं, ये अपने आप में ये सबको ये बताना चाहता है कि आप भी आइए। ये वो ज्योतिर्लिंग है जहां से वो इस देश का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ अपने कष्टों का पारण कराने यहाँ पे आइए, लेकिन अगर आपको एक ज्योति चाहिए, आपको एक दिशा चाहिए, तो आप भी यहाँ सोमनाथ मंदिर जरूर आइए। मैं चाहूंगा एक बार एक समुद्र की गहराई की तरह वो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ये विकास का समुद्र है, ये विकास नहीं, जबकि ये पूरा आप देखिए किस प्रकार से लोगों में एक अलग उत्साह था, जो भीड़ थी। इस प्रकार से ही जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, वो समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। हमें ये समझना पड़ेगा और इन सब में आप सबकी भूमिका सबसे अहम है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, सोमनाथ, गुजरात से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वैश्विक हिंदू परिवार और भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3य अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का समापन 11 जनवरी को हुआ। इस समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भी रहे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित रहे। इस सत्र की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रख्यात विचारक राम बहादुर राय ने की। सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहा है कि भारतीय भाषाएं भारत की आत्मा होती हैं और सम्मेलन के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान का एक मंच था, जहां भारतीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार तथा आज के युवाओं को उनसे जोड़ने के तरीकों पर संवाद हुआ। टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर गीतांजलि से हमारी सहयोगी सोनिया चौहान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उस बातचीत में क्या कुछ हुआ, आइए सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और हमारे साथ आज टैरो कार्ड रीडर
गीतांजलि दत्ता जी जुड़ चुके हैं, तो आज उनसे जानेंगे कि 2026 का जो ये साल है ये कैसा रहने वाला है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सोनिया जी टू हैव मी हियर एंड आप सबको मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैम सबसे पहले बात करते हैं, साल की शुरुआत हो चुकी है, तो 2026 का ये जो साल है ये देशवासियों के लिए कैसा रहने वाला है? स्पेशली अगर बात की जाए भारत के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी, अगर हम भारत की बात करें तो ये साल है नंबर 1, सूर्य से ये गवर्न ईयर है, सन की एनर्जी से। तो इसके अंदर जो भी 2025 में हमने काफी सारी अनहोनी घटनाएं देखी, बहुत सारे विश्व के ऊपर भी हमने देखा कि चेंजेस हुए हैं, क्योंकि वो गवर्न था मंगल के उससे नंबर 9 से, जिसे कहते हैं कि 9 नंबर के अंदर सभी चीजें आकर 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर 9 पर आकर अंत हो जाता है। तो अब इस साल शुरू हुआ नंबर 1 से, तो अब चीजों की एक नई शुरुआत होगी और वो जो समय है वो एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ लेकर जाएगा। पिछले साल जो हमने देखा कि काफी ज्यादा वॉर सिचुएशंस भी हुई वर्ल्ड ओवर, और कई बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसके अंदर बहुत ज्यादा खून खराब हुआ। ये साल के अंदर वो जो चेंजेस जो पिछले साल होने थे हो चुके। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रगति की ओर और जाएंगे एक नई दिशा की ओर अपने देश को लेकर। ये साल भारत के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें विश्व में उसका स्थान बढ़ेगा, और भी जो चीजें हैं भारत के लिए, बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत आप राजनीतिक पटल पर भी देखेंगे कि जिसके अंदर कई नेता हैं, आपने डिसीजंस लेने हैं या किसी अपने देश को लेकर आगे बढ़ने की जो योजनाएं हैं उसमें हमारे कई नेताएं जो हैं वो विश्व में आगे अग्रणी तौर पर आगे रहेंगे। जी ठीक है गीतांजलि जी, अब ये जानना चाहेंगे, भारत देश की बात तो हो गई है, लेकिन जो भारतवासी हैं तो अलग अलग राशि के लोग इस देश में रहते हैं, तो ये साल कौन सी राशि के लिए अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशि के लिए मतलब ठीक ठाक रहने वाला है? देखिए, जितने भी सन रूल्ड हैं नंबर 1 के जो लोग हैं स्पेशली, वो थोड़ा सा अपना ईगो चेक कर रखेंगे, पर ओवरऑल उनके लिए काफी सक्सेस वाला साल रहेगा। और नंबर 2 के जो लोग हैं वो अपना कॉन्फिडेंस को पूरा बनाए रखेंगे, और अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा उनको लो फील होता है तो वो सूर्य प्रणाम करें या फिर जिसे कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाएं, तो उनको भी थोड़ा सा इससे फायदा मिलेगा। एंड नंबर 3 अगेन जुपिटर रूल्ड पीपल, जो कि महागुरु बृहस्पति से रूल्ड रहेगा, उनको भी सूर्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा और वो भी आगे तरक्की की तरफ मुझे जाते हुए दिखते हैं। नंबर 4 के लोग जो कि राहु से गवर्न है, अगर वो सूर्य को सुबह उठकर जल चढ़ाएंगे तो उनके लिए जो ये साल है वो भी मैनेजेबल और अच्छा ही जाएगा। पर ऑफ कोर्स उनको ओवर थिंकिंग की तरफ ध्यान देना होगा कि वो ज्यादा हर एक चीज को, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अगर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें, और हो सके तो 5-10 मिनट का अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए भी ये साल मैनेज हो जाएगा। पर फिर भी मैं कहूंगी कि वो फोकस करें अपनी उन क्वालिटीज की तरफ और उन चीजों की तरफ जो उनके पास ऑलरेडी है, बजाय उसके जो उनके पास नहीं है। नंबर 5 के लोग जो हैं वो अगेन मरकरी रूल्ड है, जहां पर सूर्य और मरकरी मिलते हैं तो एक तरीके का बुध आदित्य योग हम कहते हैं वो फॉर्म होता है। तो उनके लिए खाने पीने, घूमने और ये सब के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है कि उनको ट्रैवल अच्छा पहनना, अच्छा खाना, तो ऑफकोर्स प्रॉस्पेरिटी उनके पास आएगी। फिर हम बात करते हैं नंबर 6 जो शुक्र से गवर्न साल है, उनके लिए मैं कहूंगी कि प्लीज वो करेंगे इस साल के अंदर गौ सेवा या गौशाला जाइए, अपना वहां पर अन्नदान कीजिए, गाय को रोटी दीजिए, गुड़ दीजिए, तो आपका जो शुक्र है उसमें मजबूती आएगी और आपके लिए ओवरऑल ये जो साल है फिर अच्छा ही निकलेगा। पर ये छोटी छोटी जो मैं चीजें बता रही हूँ ये आप जरूर करते रहिएगा। नंबर 7 अगेन केतु से गवर्नड है, तो इसके अंदर फिर मैं कहूंगी कि अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखने की जरूरत है। अध्यात्म की तरफ जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिएगा तो बहुत सारी चीजों के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। और नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 आपको काम बहुत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस साल, पर आपको बशर्ते अगर आप बिना थके बिना रुके अगर आप काम करते हैं तो आपको कामों का फल मिलेगा, पर थोड़ा सा डिले
जरूर हो सकता है। नंबर 9 अगेन फायरी एनर्जी, मार्स की एनर्जी, मंगल का साल जिसे कहते हैं ना, मंगल और सूर्य मिलते हैं तो जिसे कहते हैं ना आग में हम और घी डाल देते हैं, तो वो वाली चीज होती है। तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, अपने एग्रेशन को भी थोड़ा शांत रखिएगा। तो अगर आप शांत रहकर और सोच समझ के कोई निर्णय लें, बहुत ज्यादा तेजी से चलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के निर्णय लेंगे, बहुत ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। सब चीजों को जो उनका पेस है उसी पे करिए। आप पूरे 1 साल का काम 1 दिन में नहीं करेंगे, तो उनका भी साल अगर ये इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ठीक रहेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी गीतांजलि जी आपने दी। लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, क्योंकि दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिए मैं कार्ड जरूर निकालना चाहूंगी। मुझे आप कुछ सेकंड दीजिए, मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए 2026 कैसा है उसके कार्ड्स आपको निकालकर बताती हूँ। जैसा कि आप कार्ड से देख भी पा रहे हैं, वो अपना घर, पूरी प्रॉस्पेरिटी, उनका घर क्या है, ये भारत देश उनका घर है, ठीक है। तो अपने घर के लोगों की और अपने घर के, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर, कुछ भी, उन सब का बहुत अच्छे से वो ध्यान इस साल भी रखने वाले हैं। और वो राजनीति में रहते हुए भारत की फाइनेंशियल कंडीशन को आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगी, और वो एक पूरे परिवार का मुखिया बनकर, हमारा भारत देश एक परिवार है, उसका मुखिया बनकर बहुत अच्छे से ही इस देश को आगे लेकर जाएंगे। तो ओवरऑल मैं उनको जो देखती हूं कि भारत देश को प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हुए देखती हूं, और एक ऐसे नेता की तरह देखती हूं जो अपने छोटे बड़े घर के सभी सदस्यों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसके बाद उनका जो कार्ड आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अगेन एक उनकी अथॉरिटी को दिखाता है, उनकी इंट्यूटिव पावर को दिखाता है, और उनके अपनी पोजीशन पे होल्ड को दिखाता है। और ये होल्ड मुझे आगे दिखता है इवन विश्व पर भी, कि उनकी हर एक बात की बहुत ज्यादा अहमियत होने वाली है। जो उनके डिसीजंस होंगे वो बहुत सोचे समझे और विद मेंटल क्लैरिटी होंगे, और उनके पास वो पूरी पावर है, जिसे कहते हैं ना, एक देवीय शक्ति भी उनके पास मुझे नजर आती है उनके हाथ में, जो उनको हमेशा ठीक तरीके से गाइड करती है। तो अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए 2026 का जो साल है, उनकी अगुवाई में ये जो देश है ये तरक्की करेगा, और जो उनके फैसले होंगे वो भी बहुत पावरफुल फैसले होंगे, और विश्व के ऊपर भी उन फैसलों का बहुत असर होगा, और विश्व उनकी तरफ देखेगा कि वो क्या बोलते हैं या क्या कहना चाहते हैं या क्या निर्णय लेते हैं। विश्व पटल पे जो भी जितनी भी घटनाएं होंगी उनमें उनका मेजर योगदान रहेगा। और उसके बाद आता है किंग ऑफ कप्स। ये अगेन आपने जो पहले कार्ड देखे उसमें एक स्ट्रांग लीडर की तरह आप दिखती हैं उसमें, पर आपको ये कभी नहीं भूलना है कि वो अपना मानवीय जो पक्ष है उसको लेकर भी चलेंगे, जो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि उनकी इमोशंस भी हर एक भारतवासी इस देश के साथ, इस देश की मिट्टी के कण कण के साथ जुड़ी हुई है। तो वो उन सब चीजों को एक मानवीय, जैसे भारत देश जो हमेशा हमारा रहा है, वो सर्वे सुखीना भवंतु वाली या वसुदेव कुटुंबकम वाली आइडियोलॉजी को लेकर ही हम लोग चलते आए हैं। बड़ा इंक्लूसिव रहा है, हमारा दिल बहुत बड़ा रहा है और सबको इंक्लूड करके चलने वाला रहा है। इसके अंदर मैं एक वो भाव देखती हूं कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं मैं इसको ये नहीं दूंगा या उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो दिल है एक अथाह सागर की तरह होगा, जिसके अंदर एक इमोशंस रहेगी, माँ का ममता वो प्रेम भी रहेगा, और वो बिल्कुल जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने दिल की गहराइयों से सोच कर लेंगे, जहां पर मेंटल क्लैरिटी भी होगी और मन की भावनाएं भी होंगी। और उनकी जो भावनाएं इस देश की मिट्टी के साथ, इन देश के लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के साथ हो, वो हमेशा ही जुड़ी रहती हैं और वो सबको निर्णय लेते हैं। उनके कई जो निर्णय हैं बहुत भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। तो और फाइनल एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने वाले निर्णय। सोमनाथ मंदिर की, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है? प्रधानमंत्री का तैयारियां भव्य तरीके से नजर आ रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए आस्था की, तो उनके
इस प्रोग्राम के जरिए जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 1000 साल बाद इस मंदिर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में बात की जाए तो आपकी आस्था में क्या बदलाव आएगा और क्या कुछ अपनी आस्था के जरिए इस देशवासियों को जी, ये सोमनाथ मंदिर के जो 1000 वर्ष के जो कंप्लीशन का जो सेरेमनी के लिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। ये एक प्रतीक ऐसी सभ्यता का कि जिसको बहुत बार कुचला गया, बहुत बार तोड़ने की कोशिश की गई, 16 से 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, पर हर बार हिंदुओं ने अपना बलिदान देकर उस मंदिर को दोबारा अपने रक्त से एक एक ईंट को जोड़ के दोबारा से बनाया, फिर से तोड़ा, फिर से हमने बनाया। एक तरीके की ये वो उस आस्था का प्रतीक है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, एक जिसे कहते हैं ना बुराई पे एक अच्छाई की जीत है कि आप कितनी बार भी हमें गिराइए, पर हम अपना हाथ जोड़ के अपने खून से बलिदान देकर हम अपने उस घर को, उस मंदिर को दोबारा बनाएंगे। एक तरीके से जैसे राम मंदिर बना था, एक एक हिंदू के आंखों में आंसू थे जब वो शिलान्यास हमने, हमारा उतना सौभाग्य शायद नहीं था कि हम वहां जाकर देख सके, पर जब एक बड़ी स्क्रीन पर भी देखा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों से आंसू झरझर रहे थे। तो यही वाला जो दृश्य आपको सोमनाथ मंदिर के भी दोबारा से जो जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उस समय भी प्रसारण में आपको देखने को मिलेगा कि एक एक जनवासी, एक एक भारतवासी का हृदय वहीं पर होगा। अगर हम नहीं भी जा पा रहे तो शायद टीवी पर देखकर या आप लोगों के माध्यम से उस प्रोग्राम को देखकर हम लोग, वो जिसे कहते हैं ना शरीर से नहीं तो आत्मा से, तो हम लोग वहीं पर विचर रहे होंगे। ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा गौरवशाली नेता हमारे देश में है जिसने हमारे को हिंदू होने पर शर्मिंदगी के बजाय गर्व करना सिखा दिया। जी, कि पहले ये बातें होती थी कि आपको मंदिर क्यों बनाना, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना लेते। आज हम कहते क्यों बनाए हॉस्पिटल बगल में बना लेंगे, पर मेरे को मेरे घर की जो नींव है, जहां पे मेरे पुरखों की मिट्टी है, जहां पे मेरे पुरखों का खून मिला है इस मिट्टी में, मुझे मेरा घर वहीं चाहिए। तो अगर ये मांगना अपराध है तो मैं वो अपराध मेरे वंशज और मेरे पुराने पूर्वज वो करते आए हैं और आने वाली मेरी पीढ़ियां करती रहेंगी। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं इस समय में जी रही हूं, इस समय को, इस युग परिवर्तन को अपने आंखों से देख रही हूं कि जिन पूर्वजों ने मेरे 500-600 साल से बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया, इस महान गौरवशाली नेता के अंदर मैंने उस राम मंदिर को बनते देखा और अब मैं सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होते हुए देखूंगी और मैं अपने एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों के बलिदानों का मैं शत नमन करती हूं। और शायद उन्हीं की दुआओं और उन्हीं की प्रार्थनाओं से हम आज उस स्वर्णिम काल के भारत में रह रहे हैं, जहां पर हमें ऐसे नेता के पीछे हमें चलने का इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ खास मेहमान गीतांजलि दत्ता जी, जिन्होंने इस साल के भविष्यवाणी की है, साथ ही बताया कि ये साल कैसा रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहने वाला है, देशवासियों के लिए कैसा ये नया साल रहने वाला है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस नए साल की, और साधना चैनल की सभी लोग जो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक जेनजी के अंदर भी इस धार्मिक भावनाओं को पहुंचाने का, इसके लिए मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी, हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर। और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और
मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है और मुख्यमंत्री बने। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को 100 पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख उन गरीबों, हम आभारी हैं, 1000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत भी की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले आज के इस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ रखने वाले भारत के उस युवा सन्यासी को, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दिलाई थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन आप सबका स्वागत करता है। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक और जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोग सेहत बना